हाई कोडर्स एंड वेलकम टू द कंप्लीट पाइथन सीरीज, जिसके अंदर आज हम कवर करेंगे अपना चैप्टर 7, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं फाइल आईओ के बारे में। फाइल्स के ऊपर कैसे हम डिफरेंट ऑपरेशंस को परफॉर्म कर सकते हैं, कैसे किसी फाइल के अंदर डेटा राइट किया जाता है, फाइल को रीड किया जाता है, डेटा को डिलीट किया जाता है, सारी चीज़ों को आज हम कवर करने वाले हैं। तो सिर्फ कॉन्सेप्ट्स को नहीं पढ़ेंगे, एक्चुअली सारे ऑपरेशंस को परफॉर्म करके देखेंगे एंड उसके साथ में डिफरेंट प्रैक्टिस क्वेश्चंस को भी सॉल्व करेंगे। तो अगर पाइथन से रिलेटेड हमें किसी और टॉपिक को पढ़ना है तो वो सारे के सारे टॉपिक्स इसी चैनल के ऊपर इस प्लेलिस्ट के अंदर अवेलेबल हैं, हम उन्हें भी जाकर देख सकते हैं। एंड ऑल्सो जो क्लास के नोट्स हैं, स्लाइड्स हैं, उन्हें डाउनलोड करने का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मिल जाएगा। तो शुरुआत करते हैं अपने चैप्टर 7 के साथ। हाय एवरीवन, और अब हम स्टार्ट करने वाले हैं अपने 7th चैप्टर के साथ, जिसके अंदर हम पढ़ने वाले हैं फाइल आईओ के बारे में। अब फाइल आईओ का क्या मतलब होता है? आईओ का मतलब यहाँ पर होता है इनपुट एंड आउटपुट। फाइल्स की टर्म्स में, अब फाइल हम सबको पता है, हम अभी तक पाइथन की फाइल्स बनाते आए हैं, हमने और डिफरेंट टाइप्स की फाइल्स भी देखी होंगी। जितनी भी हम पिक्चर्स लेते हैं, जितनी भी हमारे पास वीडियोस होती हैं, सारी की सारी फाइल फॉर्मेट के अंदर किसी भी सिस्टम के अंदर स्टोर होती है। अब फाइल के अंदर आईओ यानी इनपुट आउटपुट करने का मतलब होता है किसी फाइल को हम खोल रहे हैं, उसके अंदर हम कुछ डेटा को रीड कर रहे हैं, उसके अंदर हम कुछ अपडेशंस कर रहे हैं, किसी नए डेटा को राइट कर रहे हैं, उस फाइल को हम क्लोज कर रहे हैं, उस फाइल को हम डिलीट कर रहे हैं। इस तरीके के जो डिफरेंट ऑपरेशंस होते हैं, ये हमारे फाइल आईओ की कैटेगरी के अंदर आते हैं। तो बेसिकली पाइथन एज अ लैंग्वेज कैन बी यूज टू परफॉर्म ऑपरेशंस ऑन अ फाइल। फॉर एग्जाम्पल, आपके कंप्यूटर के ऊपर अगर कोई फाइल सेव्ड है तो उसके ऊपर हम ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं। यानी हम अपने कोड में इस तरीके की लाइनें लिख सकते हैं, इस तरीके का कोड हम लिख सकते हैं जो उस फाइल को एक्सेस करेगा, उसके अंदर के डेटा को रीड कर सकता है, राइट कर सकता है, अपडेट कर सकता है, अपेंड कर सकता है उसके अंदर डेटा, एंड और भी डिफरेंट ऑपरेशंस। अब फाइल आईओ स्टार्ट करने से पहले बहुत बेसिक कुछ चीज़ें हैं जो शायद हमने स्कूल के अंदर भी थोड़ी सी पढ़ी होंगी, या अगर हमारा पहले से कंप्यूटर साइंस के अंदर थोड़ा सा बैकग्राउंड है तो इनका हमें बेसिक आइडिया ऑलरेडी होगा। ये थोड़ा सा थ्योरेटिकल पार्ट आ जाता है। तो हम में से मैक्सिमम स्टूडेंट्स ने रैम का नाम सुना होगा, रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैम जो है हमारे कंप्यूटर की वो मेमोरी होती है जो थोड़ी सी फास्ट होती है एग्जीक्यूशन के अंदर। यानी जब कोई कोड रन करता है तो उसके जितने भी वेरिएबल्स होते हैं वो कहाँ पे जाके क्रिएट होते हैं? वो रैम के अंदर ही जाके क्रिएट होते हैं। पर रैम की खराब बात ये होती है कि रैम वॉलेटाइल होती है। वॉलेटाइल कहने का मतलब है कि एक बार हमने अपना सिस्टम बंद कर दिया तो रैम के अंदर जो डेटा होता है वो रिफ्रेश हो जाता है। वो डेटा हमेशा के लिए परमानेंटली स्टोर नहीं होता। पर अगर हमें अपने सिस्टम के अंदर कोई इन्फॉर्मेशन परमानेंटली स्टोर करनी है, फॉर एग्जांपल हम जब भी सिस्टम को खोले हमें वो इन्फॉर्मेशन दिखाई दे, तो उस इन्फॉर्मेशन को हम रैम के अंदर स्टोर नहीं करते, उसको हम अपनी फाइल्स की फॉर्म में स्टोर कर सकते हैं। और भी डिफरेंट तरीके होते हैं, पर फाइल की फॉर्म में भी स्टोर कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हमने कोई पाइथन का कोड लिखा, अब हम नहीं चाहते कि हम अपने लैपटॉप को बंद करके दोबारा कभी सिस्टम को रीस्टार्ट करें तो हमारा कोड पूरा का पूरा गायब हो जाए। तो हम क्या करते हैं? पाइथन के पूरे कोड को फाइल्स के अंदर स्टोर करके रखते हैं। वैसे ही अगर हमारे सिस्टम के अंदर हमने कोई फोटो डाउनलोड की तो हम नहीं चाहते हमारा सिस्टम जैसे ही बंद करके हम रीस्टार्ट करें तो हमारा जो फोटो है वो गायब हो जाए, हमारी जो वीडियोस हैं वो गायब हो जाए। तो वो जो वीडियोस एंड फोटोज हैं वो रैम के अंदर परमानेंटली स्टोर नहीं होती। अगर हमें उन्हें परमानेंटली स्टोर करना है, परसिस्ट करवाना है, तो हम उन्हें क्या करते हैं? फाइल्स की फॉर्म में स्टोर करते हैं। जैसे हमारे पास अगर कोई फोटो है तो वो एक PNG फाइल हो सकती है, वो एक JPEG फाइल हो सकती है, कोई वीडियो है तो .mov फॉर्मेट के अंदर कोई फाइल हो सकती है, .mp4 फॉर्मेट के अंदर हो सकती है, पाइथन की फाइल है तो .py के अंदर हो सकती है, टेक्स्ट फाइल है तो .txt के अंदर हो सकती है। तो इस तरीके से डिफरेंट फाइल्स हैं जो हमारे सिस्टम के अंदर स्टोर होती है। अब ये जो फाइल्स हैं ये अगर हमारे सिस्टम के अंदर SSD है तो उसके अंदर जाके स्टोर होती है, नहीं तो HDD है तो उसके अंदर जाके स्टोर होती है। तो अगर फाइल्स की बात करें तो पाइथन कैन बी यूज्ड टू परफॉर्म डिफरेंट ऑपरेशंस ऑन अ फाइल। और ये जो डिफरेंट ऑपरेशंस हैं, जिनमें से हमारे रीड एंड राइट सबसे मेजर ऑपरेशंस होते हैं कि हम फाइल के अंदर से डेटा को रीड कर सकते हैं और फाइल के अंदर डेटा को रीराइट कर सकते हैं। यही मेजर ऑपरेशंस मिलके फाइल आईओ को फॉर्म करते हैं पाइथन के अंदर। तो बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में अगर बात करें तो इस चैप्टर के अंदर हम सीखने वाले हैं कि हाउ कैन वी ओपन अ फाइल, हाउ कैन वी रीड डेटा फ्रॉम अ फाइल, हाउ कैन वी राइट सम डेटा टू अ फाइल, हाउ कैन वी क्लोज अ फाइल, एंड एट द एंड हाउ कैन वी डिलीट अ फाइल। अब सबसे पहले टाइप्स ऑफ फाइल्स देख लेते हैं। सारी की सारी जो फाइल्स है ना, उनको 2 टाइप्स के अंदर डिवाइड किया जा सकता है। एक होती है हमारी टेक्स्ट फाइल्स। टेक्स्ट फाइल्स वो फाइल्स होती हैं जिनके अंदर जो डेटा है वो कैरेक्टर्स की फॉर्म में स्टोर किया जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल हमारी .txt फाइल, ये एक टेक्स्ट फाइल है, इसके अंदर हमें कैरेक्टर्स देखने को मिलते हैं। हमारी .docs फाइल जो माइक्रोसॉफ्ट डॉक्स के ऊपर हम अपना वर्ड डॉक्यूमेंट बना सकते हैं, दैट इज अ टेक्स्ट फाइल। .log जो हमारे सिस्टम के लॉग्स होते हैं इस तरीके की फाइल्स के अंदर स्टोर होते हैं, तो ये भी क्या है? ये भी हमारी टेक्स्ट फाइल है। और जो हमारी नॉन टेक्स्ट फाइल्स होती हैं जिनके अंदर कैरेक्टर फॉर्म में डेटा स्टोर नहीं होता पर किसी और फॉर्मेट में डेटा स्टोर हो सकता है, उन्हें हम बाइनरी फाइल्स कह देते हैं।
जैसे .mp4 जो हमारी वीडियो फाइल्स होती हैं वो भी बाइनरी फाइल्स होती हैं। .mov ये भी वीडियो फाइल का हमारा एक्सटेंशन होता है। .png .jpeg ये सारी की सारी फाइल्स क्या हैं, ये सारी की सारी हमारी बाइनरी फाइल्स हैं। तो हम दोनों फाइल्स को मैनिपुलेट कर सकते हैं, दोनों टाइप की फाइल्स को एक्सेस कर सकते हैं, इनके ऊपर फाइल आईओ को परफॉर्म कर सकते हैं यूजिंग पाइथन। अब यहाँ पे एक एडिशनल चीज कि भले ही हमारे लिए टेक्स्ट फाइल्स एंड बाइनरी फाइल जब हम पाइथन कोड से एक्सेस करेंगे डिफरेंट होती हैं, पर एट द एंड जब ये सारी की सारी फाइल्स मेमोरी के अंदर जाके स्टोर होती है ना, दे आर ऑल बिट्स, यानी सारा का सारा डेटा, चाहे वो बाइनरी फाइल का डेटा हो चाहे वो टेक्स्ट फाइल का डेटा हो, सिस्टम के अंदर मेमोरी के अंदर जाके 0 and 1 की फॉर्म में ही स्टोर होता है। तो ये चीज हम याद रख सकते हैं। सारी फाइल्स एट द एंड होती तो बिट्स ही हैं, बिट्स वाला डेटा ही होता है इनके अंदर 0 और 1 का, बट इन्हें हम अपर सरफेस लेवल पे टेक्स्ट और बाइनरी फाइल्स के अंदर डिवाइड कर देते हैं। अब सबसे पहले सबसे बेसिक ऑपरेशंस की बात करते हैं फाइल के ऊपर। जनरली सबसे सिंपल ऑपरेशन जो हम एक फाइल के ऊपर परफॉर्म कर सकते हैं वो है कि हमने एक फाइल को ओपन किया। जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास बहुत सारी बुक्स रखी होंगी, बुक्स के अंदर आपके पास बहुत सारी एकेडमिक फाइल्स रखी होंगी। तो डे टू डे जो हमारी एक्चुअल फिजिकल एक फाइल होती है उसको हम कैसे यूज़ करते हैं? सबसे पहले हम फाइल को लेके आते हैं और फाइल को हम ओपन करते हैं, और फाइल को ओपन करने के बाद हम उसमें से कुछ डेटा रीड कर सकते हैं, कुछ डेटा लिख सकते हैं, फिर हम एट द एंड फाइल को क्लोज कर देते हैं। तो यही सेम ऑपरेशंस हम पाइथन के अंदर रेप्लिकेट करते हैं। तो किसी भी फाइल को रीड करने से पहले या उसके अंदर कुछ भी राइट करने से पहले हमें फाइल को ओपन करना पड़ेगा, एंड उसके लिए हमारे पास एग्जिस्टिंग बिल्ट इन फंक्शंस होते हैं पाइथन में। हम सिंपली लिखते हैं अपना ओपन फंक्शन। ओपन के अंदर हमें 2 पैरामीटर्स पास करने होते हैं। सबसे पहले भेजते हैं हम अपनी फाइल का नाम इन डबल कोट्स और सिंगल कोट्स। तो जैसे फॉर एग्जांपल मेरी फाइल का नाम है sample.txt, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, अपनी फाइल का पूरा नाम यहाँ पर लिखना पड़ेगा। एंड उसके बाद हम सेंड करते हैं अपना मोड। मोड का मतलब होता है कि क्या फॉर्मेट होने वाला है हमारा फाइल आईओ परफॉर्म करने का। क्या हम इस फाइल के अंदर रीड करने वाले हैं, क्या हम इसके अंदर राइट करने वाले हैं, क्या इसके अंदर हम डेटा अपेंड करने वाले हैं, हम एक्चुअली करने क्या वाले हैं इस फाइल को ओपन करके। तो वो चीज़ हमें पहले से बतानी पड़ती है। और अगर हम कुछ नहीं बताते तो बाय डिफॉल्ट पाइथन एज्यूम करता है कि हम फाइल को रीड करने वाले हैं। तो अगर आप रीड मोड में ओपन कर रहे हैं और आप राइट करने की कोशिश करेंगे किसी फाइल के अंदर, तो वो चीज़ पॉसिबल नहीं हो पाएगी, हमारे पास एरर आ जाएगा। अब बहुत सारे मोड्स होते हैं, हम अभी के लिए सिर्फ एक सिंपल मोड के ऊपर फोकस करेंगे, विच इज़ माई रीड मोड। तो ये जो ओपन मेथड है एक तरीके से सरफेस लेवल पे एज्यूम कर सकते हैं ये हमें हमारी फाइल रिटर्न करके दे रहा है। जैसे अगर किसी फाइल को हम ओपन करने की कोशिश करें, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर हमने क्या किया है, एक फोल्डर बनाया है। फोल्डर के अंदर वी ऑलरेडी हैव आवर पाइथन फाइल lecture7.py। इसके अंदर लेट्स सपोज आई क्रिएट अनदर टेक्स्ट फाइल। टेक्स्ट फाइल को मैं कहती हूँ demo.txt। इस demo.txt के अंदर मैंने कुछ डेटा लिख दिया। डेटा कुछ भी हो सकता है, आई एम लर्निंग, यहाँ लिख दिया पाइथन फ्रॉम अपना कॉलेज, इस तरीके से मैंने कुछ लिख दिया। तो ये मेरी demo.txt फाइल हो गई। अब इस फाइल को ओपन करने के लिए आई कैन यूज़ माई ओपन मेथड, एंड इस पर जब हम स्क्रॉल करेंगे तो हमें इसकी पूरी डेफिनेशन दिखाई देगी। ये मेथड कैसे लिखा हुआ है, सी ये पूरा का पूरा पाइथन सिंटैक्स फॉलो कर रहा है। डेफ, फिर मेथड का नाम है ओपन। इसके अंदर डिफरेंट पैरामीटर्स हैं जिनको हम ले सकते हैं, पर अभी के लिए हमारे जो 2 मेन पैरामीटर्स रहेंगे वो है हमारी फाइल का डिस्क्रिप्शन या उसका पाथ, एंड सेकंड चीज़ हमारा मोड। और इसमें लिखा भी हुआ है कि अगर और कोई पैरामीटर पास नहीं होता तो ये क्या है, डिफॉल्ट पैरामीटर है, हम रीड मोड में अपनी फाइल को ओपन कर लेंगे। तो इस तरीके से हमारी फाइल ओपन होती है और रिटर्न क्या करती है, रिटर्न करती है टेक्स्ट आईओ रैपर। इसके अभी इतना डिटेल में हम नहीं जाएंगे, हम ये एज्यूम करेंगे हमारी फाइल हमारे पास रिटर्न होकर आ जाएगी। वैसे तो यहाँ लिखा भी हुआ है ओपन्स अ फाइल एंड रिटर्न्स अ स्ट्रीम। स्ट्रीम यानी स्ट्रीम ऑफ कैरेक्टर, स्ट्रीम ऑफ डेटा हमारे पास रिटर्न होकर आता है। तो यहाँ पे सबसे पहली चीज़ हम अपनी फाइल का नेम पास कर देंगे। अच्छा, अगर इस सेम फोल्डर के अंदर मैंने demo.txt पास नहीं किया होता तो उस केस में हमें फाइल का कंप्लीट पाथ भेजना होता। अभी तो क्या है, सेम फोल्डर के अंदर जहाँ पर पाइथन फाइल है, जहाँ पे हम एक्सेस करने की कोशिश कर रहे हैं txt को, वहीं पे हमारी txt फाइल है, तो हम यहाँ पे डायरेक्टली demo.txt लिख सकते हैं। पर अगर ये सेम फोल्डर नहीं है, किसी और फोल्डर के अंदर स्टोर्ड है, कहीं और जाके स्टोर्ड है, तो हमें उस फाइल का कंप्लीट पाथ यहाँ पे पास करना पड़ेगा। किसी भी फाइल का कंप्लीट पाथ क्या होता है, जैसे यहाँ पे जाके इफ़ आई कॉपी द एंटायर पाथ ऑफ दिस फाइल, तो मुझे पता चलेगा ये demo.txt कहाँ पे है, यूजर्स के अंदर, अमन अग्रवाल के अंदर, डेस्कटॉप के अंदर, श्रद्धा के अंदर demo.txt, यहाँ पे आके हमारी ये फाइल स्टोर हो रही है। ऑल राइट, यहाँ पे आ जाते हैं, हमारी फाइल का नाम आ गया, एंड अब अपना मोड पास करते हैं। मोड हमारे पास डिफरेंट होते हैं। वैसे इतने सारे मोड्स इतने ज़्यादा फ्रीक्वेंटली यूज़ नहीं होते, इनमें से क्या क्या ज़्यादा फ्रीक्वेंटली यूज़ होता है उसको हम कवर कर लेंगे। ये हमारी रीड मोड में है तो हमने R टाइप कर दिया, एंड
हमारे पास हमारी फाइल आ गई। तो इस तरीके से हम एक फाइल को ओपन करते हैं। अब ओपन करने के बाद इसके ऊपर हम ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं। सबसे बेसिक ऑपरेशन होता है रीड करने का, तो हम सिंपली लिख सकते हैं f.read एंड ये हमें क्या रिटर्न करेगा, ये हमें हमारी फाइल का पूरा डेटा रिटर्न कर देगा इन द फॉर्म ऑफ अ स्ट्रिंग। जैसे आई कैन राइट डेटा इज इक्वल टू f.read, थोड़ा सा जूम इन कर लेते हैं, एंड आई कैन प्रिंट माई एंटायर डेटा along with the type of my data। इसको सेव कर लेते हैं एंड लेट्स रन इट। तो यहाँ पे मेरी फाइल का पूरा डेटा मेरे पास आ गया। व्हाट इज द डेटा, आई एम लर्निंग पाइथन फ्रॉम अपना कॉलेज, एंड उसका टाइप भी आ गया विच इज स्ट्रिंग। एंड एट द एंड हमेशा प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने से पहले एक अच्छे प्रोग्रामर की निशानी यही होगी कि जब भी हम किसी फाइल को ओपन कर रहे हैं हमें उसे जाके क्लोज भी करना है। क्लोज करने के लिए कुछ नहीं, f.close हमने लिख दिया। जैसे रियल लाइफ फाइल्स को हम क्लोज कर देते हैं एट द एंड, खुली रहेंगे तो क्या होगा, बेसिकली एक रिस्क है कि कोई भी आके कहीं भी एक्सेस कर सकता है आपकी फाइल का डेटा, कोई भी आके उस डेटा को चेंज कर सकता है। तो आपको क्या करना है, एज अ रिस्पॉन्सिबल प्रोग्रामर हम इस फाइल को क्लोज कर देंगे। यहाँ पे इसको सेव कर लिया एंड दिस इज एन एंटायर प्रोग्राम कंसिस्टिंग ऑफ फाइल IO इन पाइथन। अच्छा, यहाँ पर हमने देख लिया कि फाइल का नाम हम कैसे लिख सकते हैं, पर उसके साथ में मोड्स के अंदर हमारे पास डिफरेंट ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं। जैसे R ऑप्शन होता है ओपन फॉर रीडिंग, ये हमारा डिफॉल्ट ऑप्शन होता है। W किस लिए होता है, W होता है राइटिंग के लिए। ट्रंकेटिंग द फाइल फर्स्ट, ट्रंकेटिंग द फाइल फर्स्ट का मतलब होता है जब भी हम किसी फाइल में राइट करने की कोशिश कर रहे हैं तो राइट का मतलब यहाँ पर है ओवर राइट, यानी पूरा फाइल का डेटा डिलीट हो जाएगा पहले, फिर आप जो लिखना चाहते हैं फिर वो फाइल के अंदर लिखा जाएगा। इसको भी हम अभी डिटेल में पढ़ने वाले हैं। X इज यूज टू क्रिएट अ न्यू फाइल एंड ओपन इट फॉर राइटिंग। A का मतलब यहाँ पर होता है अपेंड, इसे भी हम बाद में देखने वाले हैं। इट इज यूज टू ओपन फॉर राइटिंग एंड अपेंडिंग टू द एंड ऑफ द फाइल इफ इट एग्जिस्ट। यानी अगर कोई फाइल है उसके अंदर कोई डेटा है ABC, उसको डिलीट करके हम नया डेटा ऐड करना चाहते हैं XYZ, तो उसके लिए हम राइट को यूज करते हैं। और अगर ABC के बाद में ही हम अपने नए डेटा को ऐड करना चाहते हैं तो उसके लिए हम अपेंड को यूज करते हैं। अपेंड का इंग्लिश के अंदर मतलब होता है किसी चीज को एट द एंड ऐड करना। इसके अलावा हमारे पास दो और फॉर्मेट्स होते हैं। एक होता है ये वाला मोड है बाइनरी मोड, यानी किसी बाइनरी फाइल को अगर हम ओपन करने की कोशिश कर रहे हैं तो उसके लिए हम B लिखेंगे, और किसी टेक्स्ट फाइल को ओपन करने की कोशिश कर रहे हैं तो T लिखेंगे। अब यहाँ पे तो हमने T नहीं लिखा, यहाँ पे T इसलिए नहीं लिखा, अगर T को लिखते तो दो मोड्स को हम कंबाइन भी कर सकते हैं। जैसे R और T को कंबाइन करने के लिए हम लिखते RT, पर टेक्स्ट फाइल्स ही बाय डिफॉल्ट ओपन होती है। अगर आपको बाइनरी फाइल करनी है तो आपको ज़बरदस्ती R भी लिखना पड़ेगा, हमें यहाँ पे W भी लिखना पड़ेगा, हम यहाँ पे A भी लिखना पड़ेगा। बट अगर हम टेक्स्ट फाइल्स को ओपन कर रहे हैं तो उसमें अगर हम T हटा भी दें तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। यानी यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे सेम कोड वर्क करेगा विदाउट एनी एरर। तो T क्या है, T इम्प्लिसिट है, ऑलरेडी T बाय डिफॉल्ट यूज होता है टेक्स्ट मोड। इसके अलावा हमारे पास प्लस होता है, ओपन अ डिस्क फाइल फॉर अपडेटिंग, दैट इज रीडिंग एंड राइटिंग। यानी दो ऑपरेशन को एक साथ करना चाहते हैं तो उसके लिए हम प्लस को यूज कर सकते हैं। प्लस को यूज करने का मतलब होता है, मान लेते हैं R का मतलब होता है फाइल को रीड करना है, तो R प्लस का मतलब होता है मुझे रीड भी करना है इस फाइल के अंदर और मुझे राइट भी करना है। अगर हमने W लिखा है तो W का मतलब राइट होता है, W प्लस का मतलब है मुझे इस फाइल के अंदर राइट भी करना है, मुझे उसको रीड भी करना है। अगर हमने A लिखा, A का मतलब अपेंड होता है, A प्लस का मतलब होता है कि मुझे इस फाइल के अंदर डेटा अपेंड भी करना है और उसे रीड भी करना है। तो इस तरीके से हम प्लस को भी यूज़ करेंगे, पर इसे हम बाद में देखने वाले हैं। अभी के लिए एक मोड हमने सीखा है विच इज़ माई R मोड, विच इज़ यूज्ड फॉर रीडिंग, इट इज़ द डिफॉल्ट मोड, एंड इसके अलावा टेक्स्ट मोड भी हमारा डिफॉल्ट मोड होता है। नेक्स्ट हम रीडिंग को और अगर डिटेल में पढ़ना चाहें, सबसे पहले हमने देख लिया कि फाइल के अंदर से डेटा रीड करने के लिए हम अपने रीड मेथड को यूज़ कर सकते हैं कुछ इस तरीके से। अच्छा, रीड मेथड के अंदर हम एक और पैरामीटर पास कर सकते हैं। जैसे इफ़ आई वॉन्ट, ये मैंने फाइल को यहाँ पर ओपन कर दिया, इफ़ आई वॉन्ट कि मुझे कुछ पर्टिकुलर सेट ऑफ कैरेक्टर्स ही रीड करने हैं, हम उसे भी एज अ पैरामीटर पास कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर मैंने एज एन आर्ग्यूमेंट पास कर दिया कि मुझे शुरू के 5 ही लेटर्स रीड करने हैं। 5 लेटर्स का मतलब होगा I स्पेस AM अनदर स्पेस। इसको सेव कर लेते हैं, रन करते हैं, तो हमारे पास सिर्फ I am प्रिंट होके आएगा और कुछ नहीं प्रिंट होके आएगा। तो हम कैरेक्टर्स, नंबर ऑफ कैरेक्टर्स भी स्पेसिफाई कर सकते हैं। बाकी हम किसी फाइल को लाइन बाय लाइन भी रीड कर सकते हैं। लाइन बाय लाइन रीड करने के लिए हम लिखते हैं रीड लाइन, ये सेकंड मेथड विच रीड्स अ फाइल 1 लाइन एट अ टाइम। इसे यूज़ करने के लिए यहाँ पर हम लिख सकते हैं लाइन 1 और यहाँ लिख देंगे रीड लाइन। ये आर्गुमेंट हटा देते हैं और हम अपनी लाइन 1 को प्रिंट करवा देंगे। इसे सेव किया, रन किया, तो हमारे पास क्या आ गया, आई एम लर्निंग लाइन आ गई पूरी की पूरी, जो हमारी demo.txt के अंदर फर्स्ट लाइन थी।
अच्छा, जब भी हम इसे प्रिंट कर रहे हैं लाइन 1 को, साथ में एक एक्स्ट्रा स्पेस ही आ रही है। एक्स्ट्रा स्पेस इसलिए आ रही है क्योंकि फाइल के अंदर जब ये डेटा आई एम लर्निंग और नेक्स्ट लाइन में सारा डेटा आ रहा है, तो यहाँ पे एक कैरेक्टर होता है \n जो नेक्स्ट लाइन लेके आता है। जो कैरेक्टर हमें एज सच नहीं दिखाई दे रहा, बट क्योंकि उसकी वजह से नेक्स्ट लाइन आ रही है, वो कैरेक्टर इस फाइल के अंदर एग्जिस्ट करता है। और क्योंकि यहाँ पे लाइन 1 के अंदर उस कैरेक्टर को रीड किया गया है, तो अब यहाँ पे एक नेक्स्ट लाइन का स्पेस हमारे पास आ रहा है। ऐसे ही हम अपनी सेकेंड लाइन को भी रीड कर सकते हैं। इसे कॉपी कर लेंगे। यहाँ पर वी रेड आर फर्स्ट लाइन और अब हम रीड करेंगे अपनी सेकेंड लाइन। तो ये लाइन 2 हो गया, इसे लाइन 2 कह देते हैं। सेव करेंगे एंड लेट्स री एग्जीक्यूट। तो ये हमारी लाइन 1 आ गई, उसके एंड वाला नेक्स्ट लाइन कैरेक्टर आ गया एंड फिर हमारी लाइन 2 यहाँ पर डिस्प्ले होकर आ गई। अच्छा, यहाँ पर अगर किसी फाइल को हमने ऑलरेडी रीड कर लिया, जैसे मैंने लिखा डेटा इज इक्वल टू f.read और फिर मैंने प्रिंट कराया डेटा को, तो उस केस में व्हेन आई लुक एट माय आउटपुट, तो मेरी ये जो आउटपुट है ये तो नॉर्मल आउटपुट प्रिंट होके आएगा। और फिर जब मैं लाइन 1 को प्रिंट करवाऊंगी मेरे पास एम्प्टी स्पेस आएगी, लाइन 2 को प्रिंट करवाऊंगी मेरे पास एम्प्टी स्पेस आएगी। ये इसलिए आ रहा है क्योंकि एक बार अगर हमने डेटा को रीड कर लिया तो इसे विजुअलाइज करने के लिए, जैसे फॉर एग्जांपल मेरी फाइल के अंदर डेटा है ABC XYZ PYQ, तो यहाँ पे हम लेट्स सपोज हमें डेटा को रीड करना है, तो हम क्या कर रहे हैं, जैसे ही हमने रीड किया हमारा जो एक पॉइंटर है, एक पॉइंटर इमेजिन कर सकते हैं जैसे हमारा कर्सर होता है, वैसे ही हम इमेजिन कर सकते हैं कर्सर है। तो वो कर्सर क्या करता है, एक एक कैरेक्टर उसने सारा रीड कर लिया। अब वो कर्सर लास्ट में पहुंच गया, जैसे ही रीड को एग्जीक्यूट किया वो कर्सर लास्ट में पहुंच गया। और अब वो कर्सर जब हम लाइन को रीड करने की कोशिश करेंगे, क्या रीड करेगा, सिर्फ नेक्स्ट लाइन वाला कैरेक्टर रीड करेगा, कुछ नहीं आएगा, मतलब उसके अंदर एम्प्टी स्पेस जो है वो प्रिंट करवाएगा। तो बेसिकली पूरा डेटा अगर एक बार रीड हो गया तो उसके पास नेक्स्ट लाइन के अंदर रीड करने के लिए कुछ है ही नहीं। तो इसीलिए पहले ही अगर हम रीड कर लेते हैं तो फिर रीड लाइन के अंदर चीज़ें खाली प्रिंट होके आती हैं। ऑल्सो व्हेन वी आर डूइंग रीड लाइन, अगर इस चीज़ को हटा दें और एक एक करके रीड लाइन कर रहे हैं, तो कैसे चीज़ें काम कर रही हैं। तो सबसे पहले वो कर्सर क्या करता है, एक लाइन रीड करता है और उसके एंड में आ जाएगा, फिर दूसरी लाइन रीड करता है उसके एंड में आ जाएगा, फिर तीसरी लाइन रीड करता है उसके एंड में आ जाएगा। तो इस तरीके से लाइन बाय लाइन हम अपनी फाइल को रीड कर सकते हैं जब तक हमारी फाइल एंड नहीं हो जाती। एक पॉइंट पर अगर हमारी फाइल एंड हो गई, जैसे 2 बार हमने रीड लाइन कर लिया, उसके बाद अगर हम थर्ड टाइम भी रीड लाइन करते हैं तो उसके पास कोई डेटा ही नहीं है आगे प्रिंट करवाने के लिए। तो उस केस में क्या होगा, उस केस में एक एम्प्टी नेक्स्ट लाइन हमारे लिए प्रिंट हो जाएगी। What is this? This is an empty next line which will get printed if we don't have any more data in the file. तो यही चीज़ होने वाली है। तो रीड और रीड लाइन के अंदर डिफरेंस होता है। जब पूरा डेटा रीड करना हो तो एक साथ हम पूरा डेटा रीड कर सकते हैं, पर ये ध्यान रखना है वो कर्सर को मूव कर देता है, तो नेक्स्ट टाइम हम रीड लाइन नहीं कर पाएंगे स्टार्टिंग से। उसके लिए फाइल को हमें दोबारा क्लोज करना पड़ेगा, रीओपन करना पड़ेगा, ताकि हम उसे दोबारा लाइन बाय लाइन रीड कर सके। नेक्स्ट चीज़ जिसको हम पढ़ने वाले हैं दैट इज राइटिंग टू अ फाइल। अभी हमने देख लिया फाइल के अंदर कोई डेटा स्टोर्ड है, उसको हम कैसे एक्सेस कर सकते हैं। अब हम फाइल के ऊपर राइट करने वाले हैं। राइट करने से पहले भी फाइल को हमें ओपन करना पड़ेगा, और राइट करने के 2 तरीके होते हैं। एक तो होता है कि हम अपने फाइल को राइट मोड के अंदर खोलें, यानी W मोड के अंदर। एक तरीका होता है हम अपने फाइल को A मोड के अंदर खोलें। जब फाइल को W मोड के अंदर खोलते हैं, दिस इज माई राइट मोड, राइट को मैं ओवर राइट मोड कहूँगी। एंड A होता है हमारा अपेंड मोड। अपेंड यानी एड एट द एंड। मैं लिख भी देती हूँ, एड एट द एंड। तो दोनों के डिफरेंट केसेस होते हैं। लेट्स सपोज हमने सेम फाइल को ओपन किया और हम इसे राइट मोड के अंदर खोलते हैं, तो अब f.write लिखकर आई कैन राइट एनी डेटा इन दिस फाइल। इस फाइल का पूरा डेटा रिप्लेस करना है मुझे, तो मैं यहाँ लिख देती हूँ लेट्स सपोज आई वांट टू राइट आई एम या आई वांट टू लर्न जावास्क्रिप्ट टुमारो। इस तरीके का मैंने कुछ लिख दिया, 1 2 3 कुछ नंबर्स भी लिख दिए, एंड इसे सेव कर लेते हैं, क्लोज कर देते हैं। अब जैसे ही मैं इस कोड को रन करूंगी वैसे ही अब demo.txt में जाएंगे तो हमारा पूरा डेटा क्या हो गया, ओवरराइट हो गया। और अगर इस डेटा के अंदर हमें चीज़ें अपेंड करनी है यानी ऐड करनी है, तो इसी सेम फाइल को मुझे A मोड के अंदर खोलना पड़ेगा, और अब ये जो डेटा है ये ऐड हो जाएगा यानी अपेंड हो जाएगा उस पुराने डेटा के अंदर। तो यहाँ पे कुछ चेंजेस कर देते हैं, इसे चेंज करके लिख देते हैं देन I'll move to React.js, let's save it and execute। तो अब ये क्या हो गया, ये नया डेटा मेरी फाइल के अंदर आकर ऐड हो गया।
अच्छा, ये डेटा सेम लाइन के अंदर क्यों ऐड हो गया? क्योंकि हमने कोई नेक्स्ट लाइन कैरेक्टर ही नहीं दिया। तो अगर मुझे अपने डेटा को नेक्स्ट लाइन में मूव करना है तो मुझे \n लिख कर एक नेक्स्ट लाइन कैरेक्टर देना पड़ेगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल मुझे और डेटा ऐड करना है, जैसे आफ्टर दैट Node.js, सेव कर लेते हैं, रन करते हैं, तो अब ये डेटा एक नेक्स्ट लाइन कैरेक्टर के साथ आएगा, यानी इस नेक्स्ट लाइन के अंदर आकर मेरे demo.txt के अंदर आ जाएगा। तो इस तरीके से हम किसी भी फाइल के अंदर डेटा को ओवरराइट कर सकते हैं या फिर डेटा को अपेंड कर सकते हैं। अच्छा, एक और इंटरेस्टिंग चीज़, जब भी हम किसी भी फाइल को A या W मोड के अंदर खोलते हैं और वो फाइल एग्जिस्ट नहीं करती, तो पाइथन ऑटोमेटिकली उस फाइल को हमारे लिए क्रिएट कर देता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल f = open, I want to open this file called sample.txt एंड इसे मैं राइट मोड के अंदर ओपन कर रही हूँ और फिर मैंने कुछ नहीं किया, फिर मैंने उसको क्लोज कर दिया। अब यहाँ पर मेरे फोल्डर के अंदर कोई एज सच फाइल एग्जिस्ट नहीं करती, पर जैसे ही मैं इस कोड को रन करूँगी वैसे ही क्या होगी, sample.txt फाइल यहाँ पे क्रिएट होके आ जाएगी। यही सेम चीज़, इसे एक बार डिलीट कर देते हैं, यही सेम चीज़ अगर मैं अपेंड मोड में फाइल ओपन करूँ तो भी एग्जिस्ट करेगी। लेट्स रन इट। ये क्या आ गई, sample.txt फाइल हमारे पास क्रिएट होकर आ गई। तो अगर हमारे पास कोई फाइल एग्जिस्ट नहीं करती तो हम इसे इस तरीके से क्रिएट भी कर सकते हैं, इफ़ वी वांट टू क्रिएट एंड राइट इन अ फाइल। अब लेट्स सपोज वी वांट टू कंबाइन आवर मोड्स, यानी मुझे रीडिंग एंड राइटिंग साइमल्टेनियसली करनी है, तो इसके काफ़ी सारे डिफरेंट तरीके होते हैं। देर इज़ दिस वन पर्टिकुलर आर्टिकल जिसका मैं लिंक आपको दे दूंगी, इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। इसके अंदर स्टैक ओवरफ्लो पे उन्होंने 14 साल पहले एक्सप्लेन किया हुआ है कि डिफरेंट जो मोड्स हैं उनके बीच के डिफरेंसेस क्या होते हैं ओपन मेथड के अंदर। तो इससे काफ़ी सारे हमें आइडियाज़ लग जाएंगे, एक हेल्पफुल जो है प्रॉपर फ्लो चार्ट आपको दिख जाएगा जिसको आप देख सकते हैं, एंड डिफरेंट मीनिंग्स एक्सप्लेन है अगर आपको और डिटेल में पढ़ना है तो। बाकी हम मोड्स को कंबाइन करने के लिए कुछ इस तरीके से लिखते हैं। अगर R मोड में खोला तो रीड कर रहे हैं, W में राइट कर रहे हैं, A में अपेंड कर रहे हैं, ये सबसे सिंपल चीज़ है। जैसे अगर मैं अपनी demo.txt में स्टार्टिंग से कुछ डेटा दिखूँ, दिस इज़ अ सैम्पल फाइल, इस तरीके से हमने डेटा लिख दिया। तो यहाँ पर अगर हम R+ मोड में फाइल को खोलते हैं तो व्हाट विल इट डू, इट विल ओपन इट फॉर रीडिंग एंड राइटिंग। और इस केस में हमारी फाइल ट्रंकेट नहीं होती। फाइल के ट्रंकेट होने का मतलब है उसमें से डेटा डिलीट हो जाना। तो R+ मोड में फाइल ट्रंकेट नहीं होती, W+ मोड में फाइल ट्रंकेट हो जाती है। कुछ डिफरेंसेस हैं, हम एक एक करके पढ़ेंगे। R+ क्या है, R+ इज फॉर रीडिंग एंड राइटिंग। द स्ट्रीम इज पोजिशनड एट द बिगिनिंग ऑफ द फाइल। ये जो स्ट्रीम है दिस इज बेसिकली लाइक अ पॉइंटर जो फाइल के बिगिनिंग में पोजिशन हो रहा है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मेरी जो फाइल है उसके अंदर demo.txt में दिस इज अ सैम्पल फाइल, हमने सिर्फ इतना लिखा हुआ है। इसको एक बार ओपन करते हैं, हम एक बार सारी चीज़ों को वर्क करते हुए देखेंगे तब हमें समझ में आएगा। ऑल राइट, यहाँ हम लिख देंगे R+। तो हमने रीड मोड में खोला, ये हमारी सैम्पल फाइल है। फिर मैंने क्या किया, F के अंदर मैंने राइट कर दिया ABC और फिर मैंने फाइल को क्लोज कर दिया। मैंने सिर्फ इतना काम किया। लेट्स सेव इट एंड रन करके क्या हुआ, फाइल के अंदर पहले ABC आ गया और ABC ने क्या किया, ABC ने चीज़ें ओवरराइट कर दी। क्योंकि R+ मोड में चीज़ें क्या होती हैं, ओवरराइट होती हैं। पर कहाँ पे ओवरराइट किया, स्टार्टिंग ऑफ द फाइल में। पहले यहाँ क्या था, THIS था, अब THI रिप्लेस हो गया है विद ABC। तो चीज़ें जब शुरुआत से ओवरराइट करना हो फाइल के अंदर तो हम क्या करते हैं, R+ मोड में खोल सकते हैं। तो आई होप R+ से हमें समझ में आया होगा। हमारी जो स्ट्रीम है, हमारा जो पॉइंटर है शुरुआत में आता है और फिर हम चाहें तो उसे राइट करने के लिए यूज़ कर सकते हैं, फिर हम चाहें तो रीड भी कर सकते हैं। यानी इफ़ आई वॉन्ट टू प्रिंट f.read तो पूरी फाइल रीड भी हो जाएगी। जैसे फॉर एग्जाम्पल ABC को ABC से ओवरराइट कर दिया, यहाँ पर हमारे पास ABC आ गया। अब पॉइंटर कहाँ पे है, अब पॉइंटर यहाँ पे है, S पर आ जाता है पॉइंटर। सारी चीज़ें जो रीडिंग राइटिंग हो रही है सब पॉइंटर के थ्रू हो रही है। पॉइंटर ने ABC को राइट किया तो वो अब S पर आ गया और जहाँ पे पॉइंटर आएगा वो वहीं से रीड करना स्टार्ट करेगा। तो जब हम रीड को कॉल करते हैं तो वो S से ही प्रिंट करना स्टार्ट करेगा। तो आई होप कि ये पॉइंटर एंड स्ट्रीम वाला कॉन्सेप्ट हम समझ रहे हैं। तो ये R+ मोड हो गया। W हमने ऑलरेडी देख लिया। W+ मोड में क्या होता है, इट इज़ ओपन फॉर रीडिंग एंड राइटिंग। पर इस केस में हमारी फाइल क्या होगी, ट्रंकेट हो जाएगी। ट्रंकेट होने का मतलब है कंप्लीटली वाइप्ड आउट होगी। लाइक इफ़ आई ओपन दिस फाइल इन W+ एंड फिर मैं इसको रीड करना चाहूँ, एक बार इसे थोड़ा सा कॉमेंट आउट कर देते हैं। इस फाइल को मैंने W+ मोड में खोला और इसको मैं रीड करना चाहती हूँ तो क्या प्रिंट होगा, कुछ भी नहीं प्रिंट होगा क्योंकि फाइल क्या हुई, ट्रंकेटेड मोड में ओपन हुई तो उसका पूरा डेटा खाली हो जाएगा। उसके बाद चाहे तो हम राइट कर सकते हैं। जैसे देन आई कैन राइट f.write ABC। इस केस में क्या हुआ, खाली चीज़ प्रिंट हो गई पर फाइल के अंदर अब ABC मैंने राइट कर दिया।
ऐसे ही हमारे पास A प्लस मोड होता है विच इज़ अपेंड प्लस। वैसे यही मेन मोड्स होते हैं, इसके अलावा ज़्यादा हमें डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। और इस केस में द स्ट्रीम इज पोजिशनड एट द एंड ऑफ द फाइल, यानी यहाँ पर A प्लस मोड में अगर मैंने खोल लिया और फिर मैंने पहले रीड करने की कोशिश की तो उस केस में भी कुछ नहीं प्रिंट होगा। क्यों नहीं प्रिंट होगा? क्योंकि वो एट दी एंड मेरे पॉइंटर को प्लेस करता है। इसे सेव करेंगे, रीड करेंगे तो कुछ भी नहीं प्रिंट होगा और फिर ABC लिख जाएगा फाइल के अंदर, पर वो ओवरराइट नहीं होगा, वो अपेंड होगा। रीड करेंगे तो कुछ भी नहीं प्रिंट हुआ, demo.txt के अंदर ABC के बाद दोबारा हमने ABC लिख दिया। तो ये अपेंड प्लस रीड एंड अपेंड मोड में हमने फाइल को ओपन कर लिया। तो सारी चीज़ें एक बार समराइज कर लेते हैं। हमारे जो मोड्स हैं वो सबसे ज़्यादा कंफ्यूजिंग लगे होंगे अभी तक, तो उन्हीं को एक बार समराइज कर लेते हैं जो जो इंपॉर्टेंट थे। सिंपल मोड्स रीड, राइट, अपेंड, ये तो सबसे सिंपल थे अंडरस्टैंड करने में, ये हमें समझ में आ गए होंगे। अब इसके अलावा हमने 3 और पढ़े। सबसे पहले जो हमने पढ़ा है दैट इज रीड प्लस। रीड प्लस में क्या होता है? हम रीड कर सकते हैं एंड हम ओवरराइट कर सकते हैं एग्जिस्टिंग डेटा को। और इसमें पॉइंटर कहाँ होता है? पॉइंटर स्टार्ट में होता है, पॉइंटर स्टार्टिंग से स्टार्ट होता है। दूसरा होता है हमारा राइट प्लस मोड। राइट प्लस मोड में क्या होता है? हम रीड कर सकते हैं एंड ओवरराइट कर सकते हैं। अच्छा, इस केस में नो ट्रंकेट। इस केस में क्या हो गया? इस केस में ट्रंकेट हो गया, पर इस केस में हमारा जो पॉइंटर है, इस केस में अगर एक बार फाइल का डेटा डिलीट हो गया तब तो पॉइंटर स्टार्टिंग में हो एंड में हो कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि फाइल पूरी खाली है। तीसरा मोड होता है हमारे पास A प्लस मोड। इसमें क्या होता है? इसमें रीड एंड अपेंड होता है, और जब भी अपेंड होगा तो पॉइंटर कहाँ होगा? पॉइंटर एंड में होगा। एंड इसमें भी नो ट्रंकेट, यानी फाइल का डेटा डिलीट नहीं होता, वहीं के वहीं रहता है। तो ये मेजर डिफरेंसेस हैं। R प्लस, W प्लस, A प्लस कर सारे वही काम रहे हैं, रीड एंड राइट, बस पॉइंटर कहाँ पे है वो हमें देखना है, ट्रंकेट कौन कर रहा है वो हमें याद रखना है। इस चीज़ को आप अपने नोट्स में एक बार नोट डाउन कर सकते हैं, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है याद रखनी। बाकी इसे हम बाद में भी देखेंगे कि कैसे हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो ये हो गए हमारे मोड्स। एंड एक और लास्ट चीज़ जिसको अब हम कवर करने वाले हैं दैट इज़ माई विद सिंटैक्स, यानी फाइल्स के अंदर फाइल को ओपन करने का, क्लोज करने का पूरा जो प्रोसेस है उसको लिखने का एक और बेटर सिंटैक्स होता है पाइथन के अंदर, विच इज़ यूजिंग द विद कीवर्ड। हम पहले लिखते हैं विद, फिर हम ओपन वाला अपना पूरा फंक्शन लिखते हैं और फिर हम लिखते हैं एज एफ, यानी ये जो हमने फाइल को ओपन किया अब इसकी जो पूरी स्ट्रीम है उसे हम एफ बोलेंगे और फिर हम एफ के ऊपर ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं। जैसे हम एक नॉर्मल फंक्शन के अंदर चीज़ें लिख रहे होते हैं वैसा ही कुछ यहाँ पर सिंटैक्स है। इट्स लाइक अ लूप और अ कंडीशनल स्टेटमेंट, बस ये वो नहीं है, इसके अंदर जितना भी इंडेंटेड पार्ट होगा, स्पेसिंग करके अंदर वाला जितना भी पार्ट होगा वो सारा का सारा इस स्ट्रीम के ऊपर डिपेंड करेगा। जैसे यही सेम कोड, जैसे एक नॉर्मल सा कोड है, फाइल को ओपन करना है, उसके अंदर डेटा रीड करना है और फिर उसे क्लोज करना है। अगर इतना कोड मुझे करना हो, दिस इज अ सैम्पल फाइल बाय अपना कॉलेज, इस तरीके से हमने कुछ लिख दिया फाइल के अंदर। अब इस फाइल को मुझे ओपन करना है, इसका डेटा रीड करना है, तो विद सिंटैक्स से पहले हम लिखेंगे विद, उसके बाद ओपन, ओपन के अंदर फाइल का नाम demo.txt। इसे कौन से मोड में ओपन करें? लेट्स ओपन इट इन रीड मोड एज एफ, यानी अब यहाँ से जो चीज़ आएगी, एज का मतलब एलियसेस होते हैं। एलियस का मतलब होता है जैसे क्लार्क केंट इज़ एन एलियस फॉर सुपरमैन या सुपरमैन इज़ एन एलियस फॉर क्लार्क केंट। बेसिकली बात हम उसी चीज़ की कर रहे हैं, बस हमने कभी उसको क्लार्क केंट बोल दिया, कभी हमने उसे सुपरमैन बोल दिया। जैसे अगर एवेंजर्स आपने देखा होगा तो कभी हमने उसे टोनी स्टार्क बोल दिया, कभी हमने उन्हें आयरन मैन बोल दिया। तो वही सेम चीज़ हो रही है, कभी हम सेम चीज़ को शक्तिमान बोल रहे हैं, कभी हम उसे विद्याधर बोल रहे हैं। सेम चीज़ को हम कोई और नाम दे रहे हैं, उसे हम एलियस कहते हैं इंग्लिश के अंदर। तो यहाँ हमारा जो एलियस हो गया उस चीज़ के लिए दैट इज़ एफ, और फिर हम लगाएंगे कोलन। अब हम एफ के ऊपर काम कर सकते हैं, मतलब ये चीज़ जो भी वैल्यू रिटर्न करेगी उसे हम एक एलियस दे रहे हैं, नाम दे रहे हैं एफ। अब मैं एफ से डेटा रीड कर सकती हूँ एंड आई कैन प्रिंट दिस डेटा। लेट्स स्टोर इट इन सम वेरिएबल एंड लेट्स ट्राई टू प्रिंट दिस डेटा। लेट्स सेव इट एंड रन। तो हमारा डेटा हमारे पास प्रिंट होकर आ गया। अब यहाँ पे आप एक चीज़ पॉइंट आउट कर सकते हैं कि मैम आपने तो बोला था अच्छे प्रोग्रामर की निशानी होती है, हमें एफ डॉट क्लोज करना पड़ता है, बट वो चीज़ जब हम विद सिंटैक्स को यूज़ करते हैं कंपलसरी नहीं होती, क्योंकि ऑटोमेटिकली विद हमारे लिए ऑटोमेटिकली क्लोज कर देगा फाइल को। तो जब भी हम विद को यूज़ करें हमें फाइल को क्लोज करने के बारे में नहीं सोचना, क्योंकि वो चीज़ ऑटोमेटिकली हमारे लिए हो जाएगी। इसी फाइल को अगर मुझे राइट के अंदर खोलना है तो मैं इस तरीके से यहाँ पर खोल सकती हूँ, ओपन द फाइल demo.txt इन राइट मोड एंड इसके डेटा को हम ओवरराइट कर देंगे एज एफ
f.write न्यू डेटा, तो इसे सेव कर लेते हैं एंड लेट्स एग्जीक्यूट। तो पहले इसका पुराना डेटा हमारे पास आ गया और अब इसके अंदर नया डेटा जाकर हमारे लिए स्टोर हो गया है। तो इस तरीके से हम विद सिंटैक्स को यूज़ कर सकते हैं जब भी हम अपनी फाइल्स के साथ काम कर रहे हैं। तो अब लास्ट ऑपरेशन जिसे हम देखने वाले हैं, दिस इज़ डिलीटिंग अ फाइल। अब फाइल को एज सच हम f.delete करके डिलीट नहीं कर सकते, उसके लिए हमें एक मॉड्यूल को यूज़ करना पड़ता है। पाइथन के अंदर मॉड्यूल्स क्या होते हैं? मॉड्यूल्स आर लाइक अ कोड लाइब्रेरी। मॉड्यूल्स आर बेसिकली किसी और ने हमारे लिए एक ऑलरेडी पाइथन की फाइल लिखी हुई है जिसके अंदर कुछ यूजफुल फंक्शंस हैं जिन्हें हम यूज़ कर सकते हैं। तो किसी भी मॉड्यूल को यूज़ करने के लिए सबसे पहले हमें उसे इंपोर्ट करना पड़ता है। तो हमारे पास एक OS नाम की मॉड्यूल होती है पाइथन के अंदर। OS स्टैंड्स फॉर ऑपरेटिंग सिस्टम। एंड इसे हम क्या करते हैं, पहले अपने कोड के अंदर, अपनी फाइल के अंदर इसे इंपोर्ट करते हैं। तो उसके लिए हम लिखते हैं अपना इंपोर्ट कीवर्ड एंड देन अपनी मॉड्यूल का नाम। हम चाहें तो किसी भी मॉड्यूल को इंपोर्ट कर सकते हैं। जैसे कुछ मॉड्यूल्स होती हैं जो ऑलरेडी प्री इंस्टॉल्ड आती हैं पाइथन के अंदर। जैसे अगर मैं करूँ इंपोर्ट OS एंड इसे सेव करके इफ़ आई ट्राई टू रन माई प्रोग्राम, कोई इशू नहीं आएगा, मेरा कोड जो है वो रन हो जाएगा, देयर इज़ नो एरर एट ऑल। बट इसके अलावा भी काफ़ी सारे मॉड्यूल्स होते हैं जो प्री इंस्टॉल्ड नहीं आते। जैसे फॉर एग्जांपल इफ़ आई ट्राई टू राइट टेंसरफ्लो एंड इसको सेव करके इफ़ आई ट्राई टू रन, तो यहाँ क्या आएगा, हमारे पास एरर आएगा, नो मॉड्यूल नेम टेंसरफ्लो। टेंसरफ्लो इज़ बेसिकली अ मॉड्यूल जिसे हम मशीन लर्निंग करते टाइम, अपने जो न्यूरल नेटवर्क्स हैं उनको बिल्ड करते टाइम यूज़ करते हैं। बट अभी क्या है, अभी इंस्टॉल्ड नहीं है, तो इसे हमें इंटरनेट से इंस्टॉल करना पड़ेगा। अगर ऐसे मॉड्यूल्स हम यूज़ करना चाहते हैं पाइथन के अंदर जो अभी प्री इंस्टॉल्ड नहीं है, तो उसके लिए हमें लिखना पड़ता है PIP। PIP इज़ पैकेज इंस्टॉलर फॉर पाइथन। PIP इंस्टॉल और फिर अपनी मॉड्यूल का नाम। तो अगर आपको अपने सिस्टम में टेंसरफ्लो इंस्टॉल करना है, यू कैन राइट PIP इंस्टॉल टेंसरफ्लो। एंड उसी तरीके से हो सकता है आपके सिस्टम में, डिपेंडिंग अपॉन कि आपने कौन सा वर्जन ऑफ पाइथन इंस्टॉल कर रखा है, किस तरीके से इंस्टॉल किया हुआ है, हो सकता है आपके लिए PIP कमांड काम ना करे, तो आपको लिखना पड़ेगा PIP 3 इंस्टॉल टेंसरफ्लो। ये मैं आपको लिख के नहीं दिखा पा रही क्योंकि जिस सिस्टम पे मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ, दिस इज़ नॉट माई ओन सिस्टम। तो बेसिकली ये लाइन लिखकर हम क्या कर सकते हैं, किसी भी एक्सटर्नल मॉड्यूल को इंस्टॉल कर सकते हैं। सिर्फ टेंसरफ्लो नहीं, कोई भी अगर एक्स्ट्रा मॉड्यूल आपको यूज़ करना है तो। पर यहाँ पे हम यूज़ करने वाले हैं अपना OS मॉड्यूल जो हमारे पास प्री इंस्टॉल्ड होता है। तो आई जस्ट राइट इम्पोर्ट OS, और अब OS के हम किसी भी फंक्शन को यूज़ कर सकते हैं। तो OS के अंदर ही एक फंक्शन होता है, पहले से लिखा हुआ है, किसी और ने लिखा हुआ है, रिमूव फंक्शन, जिसके अंदर हम अपनी फाइल का नाम या पाथ पास कर सकते हैं। तो वो फाइल ऑटोमेटिकली हमारे लिए डिलीट हो जाएगी। जैसे इफ़ आई राइट os.remove और मुझे इस demo.txt फाइल या sample.txt फाइल को रिमूव करना है, तो मैं लिखूंगी sample.txt। इसे सेव कर लेते हैं, लेट्स रन इट। तो क्या होगा, sample.txt के ऊपर क्रॉस आ गया, मतलब इट इज़ डिलीटेड नाउ। तो इस फाइल पर जाएंगे तो ये पूरी फाइल अब डिलीट हो चुकी है, हमारे फोल्डर से भी गायब हो चुकी है। तो इस तरीके से हम किसी भी फाइल को चाहें तो डिलीट कर सकते हैं। सो दिस वाज ऑल अबाउट फाइल IO, किस तरीके से हम फाइल्स को ओपन कर सकते हैं, उनके ऊपर ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं, उन फाइल्स को डिलीट कर सकते हैं। अब हम कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं रिलेटेड टू फाइल IO। तो अपने प्रैक्टिस क्वेश्चंस की तरफ आ जाते हैं। सबसे पहला प्रैक्टिस क्वेश्चन कह रहा है, क्रिएट अ न्यू फाइल practice.txt यूजिंग पाइथन एट द फॉलोइंग डेटा इन इट। और ये डेटा का फॉर्मेट हमें इसी तरीके का रखना है, यानी जहाँ पे नेक्स्ट लाइन में डेटा आ रहा है वहाँ पे हमारे पास नेक्स्ट लाइन आनी चाहिए। तो एक बार इस फाइल को क्रिएट करने की कोशिश करते हैं। फाइल को क्रिएट करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, उसे राइट मोड के अंदर खोल सकते हैं। जैसे हमने किसी फाइल को राइट मोड के अंदर खोला, वो ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाएगी। तो विद ओपन, लेट्स क्रॉस दिस वन, हम एक practice.txt नाम की फाइल क्रिएट करना चाहते हैं इन राइट मोड, एंड इसके अंदर एज f.write में सबसे पहली लाइन लिख लेते हैं, हाई एवरीवन \n वी आर लर्निंग फाइल i/o \n। सेकेंड लाइन एक और f.write के अंदर लिख लेते हैं, यूजिंग Java \n I like programming in Java। तो ये हमारी फाइल हो गई एंड इसे कर लेते हैं सेव। लेट्स ट्राई टू रन आवर कोड।
और हमारे लिए practice.txt क्रिएट होकर आ गई है और उसके अंदर वो सारा का सारा टेक्स्ट वैसे ही आ गया है जैसे हमें क्रिएट करने के लिए बोला गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं। राइट अ फंक्शन दैट रिप्लेसेस ऑल अकरेंसेज ऑफ जावा विद पाइथन। जहाँ पे जावा जो है ये कैपिटल J के साथ आएगा। हमें क्या करना है, इसी सेम फाइल के अंदर ये जो practice.txt हमने क्रिएट किया है इसमें जहाँ पर भी जावा आ रहा है वहाँ पे अब हमारे लिए पाइथन आना चाहिए। तो सबसे पहले तो एक बार पॉज करके सोचना है कौन कौन से फंक्शंस हैं, किस तरीके के ऑलरेडी इनबिल्ट हम मेथड्स देख चुके हैं स्ट्रिंग्स के अंदर या किसी और डेटा टाइप के अंदर जो हमें हेल्प कर सकते हैं अपने काम को अचीव करने के लिए। तो बेसिक फ्रेमवर्क हमारा क्या रहेगा, सबसे पहले तो हमें रिप्लेस करना है सारे अकरेंसेस को। तो क्या मैं कह सकती हूँ यहाँ पे हमें कुछ डेटा पहले तो रीड करना पड़ेगा। रीड करना पड़ेगा मतलब हमें पहले जानना पड़ेगा फाइल के अंदर लिखा क्या हुआ है। उसके बाद फाइल के अंदर हम डेटा को ओवरराइट करेंगे, यानी ऑलरेडी जो एग्जिस्टिंग डेटा था पहले उससे रीड करके हम डेटा निकालेंगे, फिर उस डेटा के अंदर हम चेंजेस करेंगे और फिर नए जो चेंजेस हैं उनके साथ अपनी फाइल के अंदर डेटा को ओवरराइट कर देंगे। तो सबसे पहले तो रीड करने के लिए व्हाट वी कैन डू इज़ रीड मोड में अपनी फाइल को ओपन कर सकते हैं एंड यहाँ पे एक डेटा वेरिएबल ले लेंगे जिसमें हमारी फाइल का सारा डेटा हम रीड करके स्टोर कर लेंगे। अब मुझे इस डेटा के अंदर चेंजेस करने हैं, तो डेटा के अंदर चेंजेस करने के लिए ये पूरा का पूरा डेटा हमारे पास आ जाएगा। इस पूरा डेटा के अंदर मुझे अगर जावा को रिप्लेस करना है विद पाइथन, तो क्योंकि डेटा क्या है, एक स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग के अंदर रिप्लेस करने के लिए हमारे पास रिप्लेस मेथड होता है। तो हम सिंपली लिख सकते हैं डेटा डॉट रिप्लेस, हम जावा को रिप्लेस करना चाहते हैं विद पाइथन, और फिर हम इसे प्रिंट भी करा सकते हैं हमारा जो न्यू डेटा आएगा। अच्छा, सिर्फ इतना करके नहीं छोड़ देना, ये क्या करेगा, नया डेटा रिटर्न करेगा। तो हमें क्या चाहिए, यहाँ पे न्यू डेटा, दिस इज माई न्यू डेटा, एंड न्यू डेटा को हम प्रिंट करवाएंगे। सेव कर लिया, रन किया, तो हमारे पास ये न्यू डेटा आ गया जिसमें हर बार जहाँ पर भी जावा लिखा हुआ था वहाँ पर अब पाइथन लिख गया। अब इसी डेटा से मुझे अपनी फाइल को ओवरराइट करना है, तो दोबारा से फाइल को ओपन कर लेते हैं। इस बार राइट मोड में ओपन करेंगे एंड f डॉट राइट कर देंगे अपने न्यू डेटा के साथ। लेट्स सेव इट, लेट्स रन इट। अब अपनी फाइल को खोलेंगे तो जहाँ पर भी जावा था अब हमारे पास वहाँ पर पाइथन प्रिंट होके आ गया। तो इस तरीके से किसी भी फाइल के अंदर डेटा को हम ओवरराइट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सर्च इफ द वर्ड लर्निंग एग्जिस्ट इन द फाइल और नॉट। हमें चेक करना है हमारी जो फाइल है उसके अंदर ये वाला वर्ड एग्जिस्ट करता है या नहीं करता। अब हमें तो पता है ऑलरेडी कि लर्निंग इस फाइल के अंदर एग्जिस्ट करता है, बस वो कोड से कैसे फाइंड आउट करें। तो इसे सॉल्व करने के लिए व्हाट वी विल डू इज हम अपनी फाइल को ओपन करेंगे practice.txt इन रीड मोड, एंड सबसे पहले उसका सारा डेटा हम मंगवा लेते हैं f डॉट रीड, एंड फिर अगर उस डेटा के अंदर डेटा डॉट फाइंड अगर हम कॉल करते हैं, क्योंकि फाइंड हमारा मेथड होता है जिससे किसी भी स्ट्रिंग के अंदर हम किसी भी सब स्ट्रिंग को ढूंढ सकते हैं। तो फाइंड के अंदर जब हम लर्निंग अपने वर्ड को ढूंढेंगे, या इनफैक्ट अगर मैं यहाँ पर लिखूँ वर्ड इज इक्वल टू लर्निंग, इस वर्ड को हम ढूंढना चाहते हैं, तो फाइंड के अंदर अगर इस वर्ड को ढूंढने के लिए हमारे पास -1 नहीं आता है तो इसका मतलब कोई वैलिड इंडेक्स हमें मिल गया। तो उस केस में हम प्रिंट कर देंगे फाउंड, और बाकी केसेस में हम प्रिंट कर सकते हैं नॉट फाउंड। लेट्स सेव इट एंड रन इट। तो क्योंकि लर्निंग एग्जिस्ट करता है हमारी फाइल के अंदर यहाँ पे, तो उसके लिए फाउंड प्रिंट होगा। एंड अगर मैं लर्निंग या एक्स लर्निंग इस तरीके का कुछ सर्च करूँ तो उसके लिए नॉट फाउंड हमारे पास प्रिंट होकर आएगा। अच्छा, लास्ट जो क्वेश्चन था और ये जो क्वेश्चन था, इन दोनों को ही हम फंक्शन के अंदर भी कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे लास्ट क्वेश्चन के अंदर फंक्शन लिखा हुआ था पर मैंने आपको डायरेक्टली लिख के दिखाया। तो किसी भी नॉर्मल चीज़ को फंक्शन के अंदर कन्वर्ट करने के लिए कुछ नहीं करना होता, हम सिर्फ डेफ लिख देंगे। जैसे इस पूरे प्रोसेस को चेक फॉर वर्ड, तो चेक फॉर वर्ड क्या है, मैंने इसे नाम दे दिया कि चेक करो वर्ड एग्जिस्ट करता है क्या, और फिर ये जो सारा का सारा कोड है इसे हम अपने फंक्शन के अंदर लिख देंगे। तो यहाँ पर इस पूरे कोड को प्रॉपर इंडेंटेशन के साथ हमने अपने फंक्शन के अंदर लिख दिया, एंड जब भी हमें ज़रूरत पड़ेगी हम अपने चेक फॉर वर्ड को कॉल कर सकते हैं। दिस इज़ वेरी सिंपल। नेक्स्ट सवाल की तरफ आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें कह रहा है राइट अ फंक्शन टू फाइंड इन विच लाइन ऑफ द फाइल डज द वर्ड लर्निंग अकर फर्स्ट।
तो हमें यहाँ पे एग्जैक्ट लाइन बतानी है कि कौन सी लाइन में हमारा जो वर्ड है वो सबसे पहले आता है, एक फंक्शन उसके लिए लिखना है। तो फाइंड करने के लिए, चेक करने के लिए तो हमने लिखा ही हुआ है, एक और फंक्शन बना लेते हैं, इसको कह देते हैं चेक फॉर लाइन। अच्छा, जब भी हम लाइन वाइज चेक करना चाहते हैं, सबसे पहली चीज़ जो दिमाग में आनी चाहिए वो है रीड लाइन, कि इस बार हम पूरा का पूरा रीड नहीं करेंगे, हम लाइन बाय लाइन रीड करेंगे। तो पहले तो अपना वर्ड लिख लेते हैं, माई वर्ड इज़ गोइंग टू बी लर्निंग। उसके बाद हम अपनी फाइल को ओपन करेंगे एज यूजुअल, एंड अब उसके अंदर हम रीड करना स्टार्ट करेंगे डेटा को लाइन बाय लाइन। अच्छा, हमें कैसे पता कि डेटा लाइन बाय लाइन जब हम रीड कर रहे हैं तो लास्ट में कब हम पहुंच गए? मतलब हमें तो फाइल को कंप्लीटली रीड करते रहना है जब तक हमारा वर्ड नहीं आ जाता। तो उसके लिए हम एक चीज़ कर सकते हैं कि हम क्या करेंगे, डेटा को इनिशियलाइज कर लेंगे विद सम वैल्यू। जैसे मैंने इसे ट्रू से इनिशियलाइज कर दिया कि डेटा शुरुआत में ट्रू है, और हम अपने कोड को तब तक रन करते रहेंगे जब तक, एक लूप लगा लेंगे जब तक हमारी डेटा की वैल्यू ट्रू के इक्वल है। तब तक क्या करना है, तब तक रीड करते रहो लाइन, यानी तब तक मुझे f.read लाइन करना है इस तरीके से, और हम अपने डेटा की वैल्यू को कर देंगे अपडेट। तो ये एक लाइन रीड हो गई, उसके बाद हमने कुछ कुछ ऑपरेशंस परफॉर्म किए, फिर देखेंगे क्या डेटा ट्रू है, उसके बाद दोबारा नेक्स्ट लाइन रीड करेंगे, उसके बाद दोबारा नेक्स्ट लाइन रीड करेंगे। और वाइल डेटा का मतलब बेसिकली ये होता है कि जब तक डेटा के अंदर कोई वैलिड वैल्यू है, ट्रू भी एक वैलिड वैल्यू होती है, दूसरी वैल्यूज भी वैलिड वैल्यूज होती हैं। बस अगर जब हमारी रीड लाइन से रिटर्न होके आएगी एम्प्टी स्ट्रिंग, वो वैलिड वैल्यू नहीं है, उस केस में हम लूप से बाहर निकल जाएंगे। तो पहली लाइन हमने रीड कर ली, हम लाइन नंबर भी ट्रैक कर सकते हैं। माई लाइन नंबर इनिशियली इज़ 1, लाइन हमने रीड कर ली, एंड फिर हम क्या चेक करेंगे, चेक करेंगे कि क्या हमारी लाइन के अंदर एग्जिस्ट करता है वर्ड। तो एक तरीका तो होगा कि मैं डेटा के अंदर फाइंड करने की कोशिश करूं कि मेरा वर्ड एग्जिस्ट करता है क्या। वैसे इसको लिखने का एक और आसान तरीका है कि मैं लिखूं इफ़ वर्ड इन डेटा। इन का मतलब है कि बेसिकली पाइथन ऑटोमेटिकली हमारे लिए चेक कर रहा है कि ये जो वर्ड है क्या इस डेटा स्ट्रिंग के अंदर एग्जिस्ट करता है। तो यहाँ पर ये जो हमने पूरा कोड लिखा है, इसे भी हम इसमें कन्वर्ट कर सकते हैं, इफ़ वर्ड इन डेटा। तो ये पूरा का पूरा कोड हमारा पुराने वाला वैसे ही वर्क करेगा। इनफैक्ट दिस इज़ अ बेटर सिंटैक्स ऑफ राइटिंग थिंग्स। अब यहाँ पर आ जाते हैं, चेक फॉर लाइन। अगर डेटा के अंदर वर्ड एग्जिस्ट करता है तो उस केस में क्या करना है, उस केस में अपना लाइन नंबर प्रिंट कर दो, और नहीं करता तो नहीं करता, कोई बात नहीं, अपने लाइन नंबर को हम अपडेट कर देंगे बाय 1। तो आई होप ये पूरा लॉजिक हमें समझ में आया होगा। इसको एक बार देख लेते हैं। हमारा नॉर्मल फंक्शन है चेक फॉर लाइन, इसके अंदर हमारा इस वर्ड को हमें सर्च करना है। शुरुआत में डेटा की वैल्यू ट्रू है, ट्रू इसलिए है क्योंकि शुरू वाले स्टार्टिंग आइटरेशन के लिए हम लूप को रन करना चाहते हैं। तो इसे अगर एम्प्टी स्ट्रिंग से इनिशियलाइज कर देंगे तो लूप रन नहीं करेगा। शुरुआत में लाइन नंबर की वैल्यू है 1। फिर हम अपनी फाइल को ओपन करेंगे, रीड करना स्टार्ट करेंगे। कैसे रीड करेंगे, लाइन बाय लाइन शुरू, और तब तक रीड करते रहेंगे जब तक डेटा की वैल्यू खाली नहीं होती। पहली लाइन को रीड किया, देखा क्या उसके अंदर हमारा वर्ड एग्जिस्ट करता है तो लाइन को प्रिंट कर दो। और इनफैक्ट प्रिंट करने के बाद ही डायरेक्टली हम यहाँ से रिटर्न कर सकते हैं। नहीं करता तो कोई बात नहीं, लाइन को अपडेट कर दो, नेक्स्ट लाइन में जाओ। नेक्स्ट लाइन में गए, दोबारा लाइन को रीड किया, दोबारा चेक किया, नहीं ही करता एग्जिस्ट, दोबारा अपडेट कर दो, नेक्स्ट लाइन में जाओ। और एट दी एंड, मतलब अगर वो वर्ड एग्जिस्ट ही नहीं करता तो उस केस में मुझे -1 रिटर्न करना है। तो एट दी एंड अगर वर्ड एग्जिस्ट नहीं करता, मतलब ये पूरी की पूरी चीज़ अगर हमारी ख़त्म हो गई, वर्ड एग्जिस्ट ही नहीं करता, तो फाइनली मैं -1 रिटर्न कर दूंगी। और अगर एग्जिस्ट करता होगा तो पहले ही कंट्रोल रिटर्न हो चुका है, पहले ही प्रोग्राम से हम, यानी इस फंक्शन से हम बाहर आ चुके हैं। लेट्स कॉल दिस फंक्शन चेक फॉर लाइन। तो ये हमें एग्जैक्ट लाइन नंबर बताएगा। ये हमारी लाइन नंबर 1 है, ये हमारी लाइन नंबर 2 है। सर्च करेंगे, लाइन नंबर 2 के अंदर वर्ड एग्जिस्ट करता है। अगर मैं लर्निंग की जगह कुछ और सर्च करना चाहूँ, फॉर एग्जाम्पल आई वॉन्ट टू सर्च फॉर प्रोग्रामिंग, तो इस वर्ड को प्रोग्रामिंग कर देते हैं, तो ये लाइन नंबर 4 के अंदर एग्जिस्ट करता है। और अगर मैं सर्च करूँ वर्ड PYQ, तो ये एग्जिस्ट ही नहीं करता। तो उस केस में व्हाट एम आई गेटिंग, आई एम गेटिंग नथिंग, क्योंकि मैंने इस -1 को रिटर्न तो कर दिया पर इसे प्रिंट नहीं कराया, बट आई विल डेफिनेटली गेट -1 अगर उसको प्रिंट करवाएं तो ये रहा हमारा -1। तो इस तरीके से हमारी जितनी भी नॉलेज होती है बेसिक उसको कंबाइन करके हम कुछ कुछ कॉम्प्लेक्स ऑपरेशंस को परफॉर्म करना स्टार्ट कर सकते हैं। लास्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। फ्रॉम अ फाइल कंटेनिंग नंबर्स सेपरेटेड बाय कॉमा, जैसे हमारे पास नंबर्स होंगे 1 2 45 55 86
76, इस तरीके के हमारे पास कुछ नंबर्स होंगे कॉमा से सेपरेटेड एक फाइल के अंदर। हमें प्रिंट करना है कि इन नंबर्स में से कितने नंबर्स इवन नंबर्स हैं। तो इस बार स्ट्रिंग नहीं, इस बार हमें नंबर्स दिए जा रहे हैं। सबसे पहले तो फाइल से डेटा रीड करते हैं। practice.txt के अंदर हम चाहें तो पूरे डेटा को ओवरराइट कर सकते हैं। लेट्स ओवरराइट दिस डेटा 1 2 76 84 90 101, इस तरीके से ही हमने डेटा लिख दिया। इस तरीके का डेटा हमें दिया होगा, वो हमें पहले से पता है कि कॉमा से सेपरेट करके डेटा दिया हुआ है। सबसे पहले तो फाइल को ओपन करके इस डेटा को रीड करते हैं विद ओपन practice.txt। इसे हम रीड मोड में ओपन करने वाले हैं एंड लेट्स फेच आवर डेटा f.read एज f एंड प्रिंट करेंगे अपने डेटा को। तो ये हमारा प्रॉपर डेटा हमारे पास आ गया। बस प्रॉब्लम ये है, ये डेटा पूरा का पूरा स्ट्रिंग फॉर्मेट में है, पर नंबर्स ऑड हैं या इवन उसके लिए हमें इंडिविजुअल नंबर को निकालना पड़ेगा और उसे एक्चुअली इंटीजर वैल्यू के अंदर कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो पहली चीज़ क्या करनी पड़ेगी, इंडिविजुअल नंबर्स निकालने पड़ेंगे। इंडिविजुअल नंबर्स निकालने पड़ेंगे, फिर उन इंडिविजुअल नंबर्स को हमें पार्स करना पड़ेगा। पार्स का मतलब है अपने डेटा को कन्वर्ट करना, कास्ट करना, या इसे कास्टिंग भी कह सकते हैं। टाइप कास्ट करना पड़ेगा टू इंटीजर वैल्यू। पार्सिंग इज ऑल्सो द करेक्ट वर्ड, कास्टिंग इज ऑल्सो द करेक्ट वर्ड। तो पहले इंडिविजुअल नंबर्स निकालो, यानी पहले से 1 को निकालेंगे, फिर 2 को निकालेंगे, फिर 45 को निकालेंगे। ये क्या है, सबस्ट्रिंग्स है, सबस्ट्रिंग है, सबस्ट्रिंग है, सबस्ट्रिंग है। और फिर हमें क्या करना पड़ेगा, उस डेटा को कास्ट करना पड़ेगा टू इंटीजर वैल्यूज। तो पाइथन के अंदर अगर किसी भी स्ट्रिंग को हम किसी भी लिस्ट के अंदर स्प्लिट करना चाहते हैं, यानी तोड़ना चाहते हैं, तो उसके लिए हमारे पास एक ऑलरेडी एग्जिस्टिंग मेथड होता है विच इज कॉल्ड द स्प्लिट मेथड। और अगर हमें कभी भी कंफ्यूजन होता है ना कि कोई मेथड एग्जिस्ट करता है या नहीं करता, सिंपली हम उसको सर्च करके देख सकते हैं। तो हम क्या कर सकते हैं, वी कैन यूज दिस स्प्लिट मेथड, या इनफैक्ट मैं आपको बिना स्प्लिट मेथड के एक बार करके दिखाती हूँ। स्प्लिट मेथड के बिना अगर मुझे ये काम करना हो, यानी मुझे स्ट्रिंग से इंडिविजुअल नंबर्स को निकालना हो, तो मैं क्या करूँगी, मैं ट्रैक करूँगी मेरा कॉमा कब तक आ रहा है। कॉमा से पहले वाला पार्ट क्या है, एक कंप्लीट नंबर है, ये एक कंप्लीट नंबर है, ये एक कंप्लीट नंबर है, ये एक कंप्लीट नंबर है। और इसका लॉजिकली अगर मुझे लूप लिखना हो बिना मेथड के, तो वो भी किया जा सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल आई कैन टेक सम नंबर, और नंबर को मैं इनिशियलाइज करूँगी एम्प्टी स्ट्रिंग के साथ, और मैं तब तक अपने लूप को रन करूँगी। एक फॉर लूप ले लेते हैं, फॉर आई इन रेंज, तब तक उस लूप को रन करेंगे जब तक डेटा की लेंथ के बराबर हमारा लूप नहीं चलता। तो एक एक करके आई की वैल्यू अपडेट होती रहेगी 0 से। अब उसके बाद हम चेक करेंगे, अगर मेरा जो करंट आइटम है आई, वो जिस भी पॉइंट पर कॉमा के इक्वल हो जाए, उस पॉइंट पर मुझे मेरा एक कंप्लीट नंबर मिल चुका है, मुझे एज्यूम करना है। जैसे ही मैं कॉमा पर पहुंच गई, मतलब उससे पहले मुझे एक कंप्लीट नंबर मिल चुका है। अब इस नंबर के लिए मैं चेक कर सकती हूँ, यानी इनफैक्ट यहाँ पर मैं अपना नंबर प्रिंट करवा सकती हूँ। और अगर हम कॉमा पर नहीं है तो क्या करो, नंबर में प्लस इक्वल टू करो करंट कैरेक्टर। यानी अगर हम कॉमा पर नहीं पहुँचे तो पहले 4 ऐड करो, फिर 4 के अंदर 5 ऐड करो। इस तरीके से नंबर्स को ऐड करते रहो जब तक हम कॉमा पर नहीं पहुँच जाते। तो जब तक कॉमा पर नहीं पहुँचते, ये काम हमें करते रहना है। और जैसे ही कॉमा पर पहुँच गए, अपने नंबर को प्रिंट करवाओ और दोबारा नंबर को इनिशियलाइज कर दो एम्प्टी स्ट्रिंग के साथ। लेट मी शो यू हाउ दिस इज गोइंग टू प्रिंट ऑल ऑफ माई नंबर्स। ये बहुत बेसिक कोड है। रन किया, मेरे सारे के सारे नंबर्स प्रिंट होके आ गए। प्रॉब्लम ये है स्पेस के साथ प्रिंट होके आ रहे हैं, बट मैं चाहूँ तो उस स्पेस को हटा सकती हूँ। बट बेसिक जिस्ट हमें मिल गया कि 1 प्रिंट हो गया, 2 प्रिंट हो गया, 76 प्रिंट हो गया, 84 प्रिंट हो गया। अब चाहे तो इन नंबर्स को टाइप कास्ट कर सकते हैं, जैसे मैं इन सब को कन्वर्ट कर सकती हूँ प्रिंट करवाने से पहले टू इंटीजर वैल्यू। इंटीजर में कन्वर्ट करूँगी ना, स्पेस अपने आप हट जाएगा। रन किया, पहले 1 आ गया, 2 आ गया, 76 आ गया, 84 आ गया, 90 आ गया। अब चेक कर लो ये ऑड है या इवन है। ये है बेसिक तरीका, मतलब कंप्लीट स्क्रैच वाला लॉजिकल तरीका चीज़ों को करने का। पर इससे भी एक और बेटर तरीका होगा कि हम क्या करें, हम एक नंबर्स नाम की लिस्ट बनाएं जिसके अंदर आई राइट डेटा डॉट स्प्लिट। मुझे अपने नंबर्स को स्प्लिट करना है यूजिंग दिस सेपरेटर, कॉमा वाला सेपरेटर, और फिर मैं अपनी लिस्ट को प्रिंट करवा सकती हूँ। दिस इज़ माई नंबर्स लिस्ट। रन किया तो ये सारे के सारे नंबर्स, कॉमा क्या है, सेपरेटर था, उसके बेसिस पे मैंने अपनी सारी स्ट्रिंग्स निकाल ली। अब ये जो इंडिविजुअल स्ट्रिंग है इसको इंट में टाइप कास्ट कर लो, मतलब इस नम्स के ऊपर हम लूप लगा सकते हैं। फॉर वैल्यू इन नम्स, व्हाट विल आई डू,
मैं चेक कर लूँगी अगर मेरा int ऑफ वैल्यू मॉड्यूलो 2 इक्वल्स 0, तो उस केस में मुझे अपने काउंट को प्लस प्लस करना है। एक काउंट वेरिएबल ले लेते हैं, या इनफैक्ट इसे यहाँ पर ले लेते हैं। काउंट इज़ इक्वल राइट नाउ इक्वल टू 0, एंड यहाँ पे मेरा काउंट हो जाएगा प्लस इक्वल टू 1। और लास्ट में हम क्या प्रिंट करवा देंगे, लास्ट में हम प्रिंट करवा देंगे अपने काउंट को। तो पहले मैंने काउंट ले लिया, डेटा को रीड किया, फिर उसके बाद डेटा को स्प्लिट करके यूजिंग माय कॉमा सेपरेटर मैंने उससे एक नंबर्स नाम की लिस्ट क्रिएट कर ली, इन सारे नंबर्स की। उसके बाद चेक कर लिया लूप चला के उस लिस्ट के ऊपर टाइप कास्ट करके अपनी वैल्यूज़ को कि क्या मेरा नंबर एक इवन वैल्यू है। इवन है तो काउंट को कर दिया प्लस प्लस, एंड आई प्रिंटेड माई काउंट। इसको सेव कर लेते हैं, रन करते हैं। तो टोटल नंबर ऑफ इवन नंबर्स इज इक्वल टू 4। मैंने भी चेक नहीं किया, अभी चेक कर लेते हैं। 2 इवन है, 76 इवन है, 84 इवन है, 90 इवन है। तो 4 इवन नंबर्स है मेरी इस लिस्ट के अंदर। सो माई काउंट इज कम्प्लीटली ऑल राइट। तो इस तरीके से हम अपनी फाइल आईओ को यूज़ कर सकते हैं टू परफॉर्म डिफरेंट ऑपरेशंस ऑन आवर फाइल्स। तो आई होप कि इस चैप्टर को पढ़ने में हमें मज़ा आया होगा। हम और इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट्स को, यानी एक और लेवल अप करके पढ़ने वाले कॉन्सेप्ट्स को अपने नेक्स्ट चैप्टर के अंदर, जिसमें हम ऊप्स को कवर करेंगे, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेशन को। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप प्रैक्टिसिंग।